अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, पूरा मतलब हफ्तों से हम ये बात कर रहे थे, रोज़ ये बात करते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो है वो कब अनाउंसमेंट होगी, क्या टीम फॉर्मेशन हुई। और जैसे ही हम निकले फ्राइडे को, जुमे को जैसे ही हम निकले जी, टीम पूरी फॉर्म हो गई और वो सामने आ गई है और वो खबर बन गई। स्क्वाड का भी ऐलान हो गया। साथ ही जैसे ही स्क्वाड का ऐलान हुआ तो कुछ लोग हैरान भी हुए, कुछ परेशान भी हुए, क्योंकि टीम में ना बड़ी कुछ दिलचस्प किस्म की कुछ तब्दीलियां। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्क्लेमर हम दे दें कि अब जो स्क्वाड हो गया है अनाउंस, उसके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, हमारी तमाम गुड लक और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन certainly there are a few questions जो कि हम अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे और जो हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं वो भी कुछ सवालात उठा रहे हैं। पहले जी टीम बता दें आपको कौन कौन है। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब और सुफियान मुकीम की जगह बता दें आपको फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और साउद शकील को शामिल किया गया है। तो वो गए आउट, 4 नाम जो पहले लिए हैं और ये आए इन। टाइम का तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली उनकी तो he would not be available, he is recovering, जाहिर है वो पहले नहीं खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ की एंट्री ने काफी लोगों को चौंकाया है। कुछ लोग इसे वाइल्ड एंट्री का नाम दे रहे हैं। अब वाइल्ड क्यों कह रहे हैं? How wild will it go? How wild is it already और will it go, वो भी एक सवाल है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन साबिक क्रिकेटर असद शफीक का कहना है कि स्क्वाड के इंतखाब में ऐसे खिलाड़ियों के इंतखाब पर तवज्जो मरकूज थी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। बाबर आजम फ़खर जमान के साथ बतौर ओपनर जिम्मेदारियां निभाएंगे। बड़ी हद तक वर्ल्ड क्लास मगर आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम पर अब खासी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और अगेन हम यही कहेंगे कि हमें भरपूर उम्मीद है बाबर आजम इंशाअल्लाह इस दफा अपने फैंस को मायूस नहीं करेंगे। उन्हें टीम की जीत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डालना होगा इंशाअल्लाह। और यही टीम बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची और लाहौर में होने वाली सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज जो होने जा रही है, ट्राई सीरीज, उसमें भी यही टीम होगी। सो दे विल प्ले और उसमें जी जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड शामिल हैं ट्राई सीरीज में। और बड़ी हद तक इन मैचेस ही से अंदाजा हो जाएगा कि हमारा स्क्वाड कितने पानी में है। सो दैट विल बी अ बिट ऑफ ए टेस्ट। अभी से आपने वो टेस्ट वाला माहौल बना दिया। इट विल बी अ टेस्ट, नॉट टेस्ट मैच वाला, मतलब इम्तिहान वाला। भाई इम्तिहान वाला तो है ना, मतलब ये टीम है। अभी इसमें नए नाम आए हैं जिसका बाय द वे हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे व्हाट दे फील अबाउट दीज नेम्स। उसके बाद फिर हम उनको ट्राई भी कर लेंगे ना। 3 ऑलराउंडर्स, 2 विकेट कीपर बैटर्स, 1 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है। शायकीन पर उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और शायकीन से हमें ये उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे और स्टेडियम भरेंगे और रौनक लगेगी। और मैच का टिकट है 500 रुपए में भी आपको मिल रहा है। और ये कोई ऐसी बड़ी मेरा ख्याल है इतना बड़ा 500 इज ओके। आजकल काफी कुछ 500 में ही हो रहा होता है, उससे कम तो कुछ भी नहीं मिलता। तो उम्मीद है शायकीन जो है वो स्टेडियम्स भर देंगे, भाई एक दफ़ा साबित कर देंगे दुनिया को कि वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन। और हमारे यहाँ ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हो रही है एंड पीपल लव टू गो एंड वॉच एक्चुअली। तो ये भी एक चीज़ है के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स नाउ। आपके पास कुछ पर्चा नहीं है? आप मुझे पर्चे नहीं दे रही। कुछ नहीं होता, हमें तो पता है ना हमारे एक्सपर्ट्स कौन है। राशिद भाई एंड सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, मतलब हम अभी और भी लोगों के सवालात सुन रहे थे जिनको जरा हैरानी जरूर है, हम परेशानी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैरानी जरूर है कि फ़हीम अशरफ कैसे आ गए। How did he make it to this squad? मतलब वो लोगों का तो ये भी कहना है कि फ़हीम अशरफ की लॉटरी लग गई। मतलब ये कुछ टर्म्स जो हैं जो यूज हो रहे हैं, तो ये लॉटरी ही लगी है या फिर वो कंटेंडर थे हमेशा? स्ट्राइक रेट उनका 80 है, बैटिंग एवरेज 10 है और ये सूरत हाल है। 36 विकेटें ली हैं, 26 विकेट सामने है हमारे। जी देखिए, प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे जब हम टूर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, तो उसमें कुछ प्लेयर जो अभी आपने नाम लिए वो पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लानिंग में नहीं थे, वो अचानक से आए हैं। जरूरत होती है कुछ प्लेयर की, ठीक है। साइम अयूब जब अनफिट हुए तो वो 2 प्लेयर उनकी जगह आ रहे हैं, एक ओपन करेगा और थोड़ी बहुत जो बॉलिंग कर लेता है, जिसमें खुशदिल शाह को आप कह सकते हैं कि वो अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकते हैं, फिंगर स्पिनर है और लोअर ऑर्डर पे बैटिंग भी कर सकते हैं। बाकी जो सिलेक्शन आती है ना पाकिस्तान में, फ्रेंचाइज के बड़ा अमल दखल है। अगर आप देखते हैं कि जिस तरह से फ़हीम अशरफ आए, उनकी कराची किंग्स में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, इसी वजह से यहाँ से
मंसूब किया जा रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो वहां पे वो प्लेटिनियम के प्लेयर नहीं थे, उनको वाइल्ड कार्ड करके डायमंड से प्लेटिनियम में किया गया, जो कि अनजस्ट है मेरे ख्याल से। मेरी नाफिस राय के मुताबिक वो अपने पूरे करियर में एक दफा प्लेटिनियम में आए थे, उसमें भी उनकी कैटेगरी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नीचे कर दी थी। जब अपनी पीक पे खिलाड़ी प्लेटिनियम कैटेगरी में नहीं था तो अभी कैसे चला गया। बहुत सारी फ्रेंचाइज बहुत सारे लोगों को इंटर कराती है अपनी टीम में। पेशावर दलमी के साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने कोशिश की कुछ बार्गेन करने के लिए साइम अय्यूब के साथ, हारिस के साथ। फिर हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान को इस दफा बहुत ज्यादा डैमेज किया गया। यहाँ पे आपने अली तरीन का इंटरव्यू भी सुना होगा कि वो काफी खफा थे कि जो प्लानिंग पीसीबी करता है तो उसके पूरे प्लेयर्स पे अटैक किया गया। कैटेगरीज बढ़ाने वाले लोग हमारे सिलेक्शन कमेटी के ही होते हैं और कुछ फ्रेंचाइज के पुराने लोग हमारी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज सिलेक्शन कमेटी में अमल दखल की वजह से हो जाते हैं। उसामा मीर पे अटैक किया गया, उस्मान खान पे किया गया, रिजवान पे किया गया, साइम अय्यूब को पेशावर दलमी से दूसरी फ्रेंचाइज में ले जाने की पूरी ये बैकडोर काम था, जो कि पीसीबी की नाफिज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रेड के उसके ऊपर काम किया गया। तो ये सिलेक्शन उसके रिफ्लेक्शन कर रही है पाकिस्तान टीम की। नहीं तो आप कह रहे हैं कि पीएसएल के लिए जो टीमें फॉर्मेशन हुई है उनका असर हमारे इस स्क्वाड पे भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है आपको। जो हमारी क्रिकेट लास्ट 6-7 ईयर में जो नीचे की तरफ आई है उसमें बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जो कि अपनी जॉब के लिए बहुत सारे रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। बहुत बड़ा आपने सवालिया निशान लगा दिया है सारे स्ट्रेंज बात है। व्हाट हैज द पीएसएल गॉट टू डू विद द चैंपियंस ट्रॉफी नंबर 1 नंबर 2? ये किस तरह होता है कि कैटेगरीज इसमें मेरे और फॉर्मेट ही अलग है। मैं अगर सिलेक्शन कमेटी में हूँ, मैं सिकंदर बख्श जो गोल्ड में है मैं इनको प्लेटिनियम में लेके आके खराब कर रहा हूँ। एक प्लेयर जो कि गोल्ड में एक फ्रेंचाइज में उसको मैं खराब करने के लिए प्लेटिनियम में देता हूँ, वो उसको रिलीज कर देता है। क्या मेरी टीम पूरी नहीं बन रही? आप देखें अगर आप पूरा थॉरली इसका जायजा लेंगे, कुछ फ्रेंचाइज ने अपनी प्लेटिनियम कैटेगरी खाली कर दी थी और कुछ की भरी हुई थी। तो वहां पे जिसके हाथ में रूल्स हैं, जिसके हाथ में प्रोसेस है, वो इसको खराब कर सकता है और किया है। क्योंकि हम तो काफी टाइम से देख रहे हैं, मैं भी हिस्सा रहा हूँ, इसी प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, इसी पे आवाज उठाते रहे और उसका रिफ्लेक्शन होता है हमारी सिलेक्शन कमेटी में, सिलेक्शन की टीम में होता है। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी टीम में होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नोमान नजर नहीं आ रहे, साजिद नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है। आपको मोहम्मद अली कभी कभार नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टीम बन गई, ये जो बात हो रही है इसमें से हमेशा यही हुआ है, टीम बनने के बाद कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता है, हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है और बिल्कुल जायज है इस दफा, क्योंकि 4 प्लेयर वो हैं जो कि टीम का हिस्सा नहीं थे लास्ट 3 टूर्स के अंदर। लेकिन हमें इसमें से 11 प्लेयर निकाल लेने चाहिए कि 11-12 प्लेयर कौन से हैं जो कि हमें जितवा सकते हैं। वो कप्तान हमारे कामयाबी से निकाल लेंगे और इंशाल्लाह एक बेहतरीन अच्छा सिकंदर, ये तो राशिद भाई ने बहुत मैं कहती हूँ हम लोग को शायद ये बात पहले समझ नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ये 4 नाम आए हैं तो बात बड़ी क्लियर होना स्टार्ट हो गई है। जितना हम चाहते हैं कि क्रिकेट में इंटरफेरेंस ना हो, ये तो मैसिव इंटरफेरेंस लग रही है जहां फ्रेंचाइज ओनर्स कहा जाए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पूरे लोग होते हैं वो इसको करते हैं। ओके ठीक है, चले ओनर को हम निकाल देते हैं बीच में से, फाइन, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस परहैप्स। वही आप बिल्कुल राशिद भाई जिसका आपका कहना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। एक प्लेयर, एक कोच है जो पीसीबी का है, वो एक फ्रेंचाइज का भी है, कैसे हो सकता है? मिकी आर्थर भी पाकिस्तान का कोच था, अदर महमूद भी था, वो हमारे साथ, मैं भी था, कराची किंग में, ये लोग उनके भी कोचेस थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में कि आपके जो कोचेस हैं पीसीबी के वो यहाँ से फारिग होते हैं, वो उधर चले जाते हैं। तो सिर्फ आकिब जावेद एक ऐसा है, क्यों हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसने लाहौर कलंदर को रिजाइन किया और उसके बाद उसने कहा मैं एक जॉब कर सकता हूँ, लेकिन बाकी तो 2-3 जगह जॉब कर रहे होते हैं और हैवी अमाउंट में सिर्फ आपको एक जगह काम करना चाहिए। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साफ जी सिकंदर। देखिए मैं कभी भी किसी भी फ्रेंचाइज के साथ अटैच नहीं हुआ, मगर
मुझे एक चीज पता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी भी क्रिकेट में चीजें होती हैं, लोग कहते हैं जी ये जो PSL है ये फ्रेंचाइज ओनर्स और फ्रेंचाइज अलग हैं, ये उनके फैसले नहीं। जैसे अभी राशिद ने बताया, हर फैसला क्रिकेट का किसने किस टीम से खेलना है ये 90 मतलब है कि उसमें 80% जो है ना PCB का हाथ होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इसने बात की सेलेक्टर्स की, मैंने 2 चीजें बोली थी। नंबर 1, को किसी का रिश्तेदार वहां नहीं होना चाहिए। अब देखें मैं आपको मिसाल देता हूं, जब इंजमामुल हक को सिलेक्टर थे, उन्होंने पूरा अपना जो भी इन्फ्लुएंस था इस्तेमाल करके इंजमामुल हक को अंदर लेकर आए, सॉरी इमामुल हक को अंदर लाए, और उस वक्त के जो ओपनर थे समी असलम वगैरह उनको फारिग किया, उनकी जगह बनाई। अब इमामुल हक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको कोई नहीं देख रहा, और जगह नहीं बन सकी। उनकी डिसिप्लिन भी अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है, फिटनेस भी सही है। तो उनके फिटनेस इश्यूज भी हैं। एक चीज। अब दूसरी चीज, वो लड़के जो अभी रिटायर हुए उनको कौन बनाता है सेलेक्टर? मैं तो हैरान हूं कि बेचारे मोहसिन नकवी साहब तो इधर घूम रहे हैं, अमेरिका में होते हैं, कभी कनाडा में होते हैं, कभी किस जगह, और इनके जो एडवाइजर हैं उनको घुमा रहे हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनको जो एडवाइजर्स हैं वो घुमा रहे हैं। अभी राशिद ने बोला कि जी वो 4 लड़के ऐसे हैं कि जो उसमें आते ही नहीं थे, उनके प्लानिंग में नहीं थे। अब खुशदिल की मैंने परफॉर्मेंस निकाली, खुशदिल साहब को किस बेस पे? असद शफीक, पहले मैं कभी नाम नहीं लेता था सेलेक्टर्स की, मैं रिस्पेक्ट करता था इनकी, मगर असद शफीक कह रहे हैं कि हमने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, तो भाई मुझे कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बता दें। इसीलिए हर प्रोग्राम में मैं एक ही चीज कह रहा हूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तकरीबन 1 अरब रुपया बचेगा आपका जो आप खर्च करते हैं उस पे। इसलिए 5 अरब। उस्मान खान ने भी कौन सी वैसे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं, मैं भी उनकी बता रहा हूं 5 अरब बता रहा है, 5 अरब रुपए हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खर्च करते हैं। इसलिए कि जब नया पाकिस्तान बना तो उसने जो है, हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेट के जीनियस थे, उन्होंने डिपार्टमेंट्स बंद किए, सारा खर्चा डिपार्टमेंट उठाता था। मैं UBL में था, राशिद भी हमारे साथ बैंक में था, हम ग्राउंड की फीस पे करते थे, अंपायर्स की फीस, खाना पीना, ट्रैवलिंग सब हम पे करते थे, बैंक। अब PCB पे करता है। थैंक यू टू हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इतना लोड डाल दिया, ये बंद कर दें, लड़कों को अपनी मर्जी से लीग्स में भेजें, जिस तरह यहाँ सिलेक्शन करते हैं लीग्स में लड़कों को भेजें, जो परफॉर्मेंस करे उसको ले लें। तो मैं असद शफीक, अगर देखिए लीग का तो फॉर्मेट ही डिफरेंट है ना, अगर कुछ लोगों की बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है तो वो तो फॉर्मेट अलग है। अच्छा, अब आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ। खुशदिल साहब ने 10 मैचों में सिर्फ 199 रन किए हुए, वो एज अ बैट्समैन आ रहे हैं, ठीक है जी। और उनका जो है, उन्होंने पूरे 10 ओवर में 35, मतलब 10 मैचों में 35 ओवर खेले हैं। उनकी बॉलिंग का ये हाल है कि उन्होंने जो मैचेस मैंने बताया 18 ओवर किए हैं 10 मैचेस में, और 2 विकेटें ली हुई हैं, और आप उनको खिलाएंगे। इसी तरह T20 में उनकी जो है 27 मैचेस के अंदर जो है सिर्फ 3 विकेटें हैं। आप कह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस है, कोई डोमेस्टिक कहां से आ गया यार? आपने फहीम अशरफ की बता दी, कोई एक आदमी पूरे चैनल्स पे किसी जगह पे प्राइवेटली जो लोग प्रोग्राम करते हैं, कोई एक आदमी बता दें जो कह रहा हो कि ये टीम सही सिलेक्ट, एक आदमी। इतनी गलत टीम इन्होंने सिलेक्ट की कि चले, आप लोग ने जैसे कहा हम मानते हैं अब पाकिस्तान की टीम है, हम पाकिस्तान की टीम को रिस्पेक्ट देंगे, दुआ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मगर भाई ऐसे तो नहीं होता। आपने उस्मान खान का जिक्र किया है, उस्मान खान जो हैं उन्होंने पहले जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 T20 खेले उन्होंने, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 खेले, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 खेले, एक भी पूरे मैचों में 50 रन नहीं किए। अच्छा, अब 13 रन किए, 38 रन किए, 47 रन किए ना। ये पाकिस्तान में खेलते हैं, कहां से आए मुझे नहीं पता। अच्छा, अब रीजनिंग, इस रीजनिंग जो दी जा रही है ज़राए के मुताबिक, उस पर भी बात कर लेते हैं। और राशिद भाई आप बताना व्हाट यू थिंक ऑफ इट, क्योंकि ज़राए ये कह रहे हैं आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में गैर मुस्तकिल मजाजी ने फहीम अशरफ की सिलेक्शन की राह बनाई। आपको लग रहा है कि आपको कमी लगी उनकी परफॉर्मेंस में? डज इट इवन मेक सेंस? देखिए, एक दिन पहले हम लोग ने शो किया था, फ्राइडे था शायद, उसमें आपने टीम बता दी थी, वही टीम थी, आमिर जमाल उसके अंदर मौजूद थे। वो एक चेंज हुआ है। आमिर जमाल इनके प्लान का हिस्सा थे, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया भी गए, जिम्बाब्वे भी गए और साउथ अफ्रीका भी गए, और यहाँ पे टेस्ट टीम के साथ भी वो थे। अचानक ही से उन्हीं के ऊपर छुरी फेरी गई है। हो सकता है कि वो इंजरी हो, लेकिन फिर भी फहीम का नहीं बनता था। माजरत के साथ हम किसी प्लेयर को ये नहीं चाहते कि उसका बैशिंग करें,
लेकिन वो डिजर्व नहीं किया, प्रोसेस सही नहीं है। भले वो परफॉर्म करते बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन ये प्रोसेस जो अपनाया गया है ना वो ठीक नहीं है। कि अगर वो बहुत अच्छा था, मैं सवाल कर लेता हूँ सिलेक्शन कमेटी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अगर वो बहुत अच्छे थे, इस 2 सालों में बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्यों नहीं बने? वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा क्यों नहीं बने? वो T20 हमारी टीम जो गई थी, जिसमें हमने आमिर को और इमाद को हम बाहर से लेके आए थे, उस्मान को हम बाहर से लेके आए थे, उसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि T20 के प्लेयर हैं। हमेशा इनको गलत फॉर्मेट में खिलाया गया, इनको 10 से 11 टेस्ट मैचेस खिला दिए गए, ODI में लेके आ जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट जो इनका T20 का, T20 दुबई में हुआ था 21 में, उसमें हमने सिलेक्ट नहीं किया। 22 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें हमने सिलेक्ट नहीं किया। ये T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं अभी भी इनका बड़ा मद्दा हूँ T20 का, क्योंकि नए बॉल पे ये बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, 6 नंबर से 7 नंबर पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है वो दूसरों को भी दावत दे रहा है कि हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी किसी को भी पॉलिटिकल प्रेशर डाले या इन्फ्लुएंस डाल के टीम में लेके आ सकता है। अच्छा, साजिद खान की ये वजह बताई गई कि उनको व्हाइट बॉल का तजर्बा नहीं है, इसलिए वो मुंतखब नहीं हो सके। लेकिन जब बेसिस होती है, सर्टनली वो तो आपको पता ही है, टेस्ट क्रिकेट ही होती है। नाम किसके लिए था? साजिद खान। जी, साजिद खान को हमने हिस्सा बनाया ही नहीं। देखे भाई, मशरफ भी हिस्सा नहीं थे, सऊद भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी जरूरत पड़ी। तो ये सिकू भाई काफी टाइम से कह रहे हैं साजिद खान का। यहाँ पे फिंगर स्पिनर ज्यादा चलते हैं वनडे में, क्योंकि हम हिस्ट्री देखते हैं क्लब क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या लिस्ट है, ऑफ स्पिनर मिडिल और लेग पे बॉलिंग करता है, जिसको हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी बेस होता है, हो सकता है विकेट्स ना ले, लेकिन हमारे पास शायद सलमान अली आगा है, और इस वजह से। और दूसरा, हमें जो फर्क पड़ा है, शायद साजिद खान से इतना फर्क ना पड़े, हमें सुफियान मुकीम के ना होने से ज्यादा फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम रीड नहीं कर पाई थी अगर वो खेल रहे होते इस टीम के साथ। इवन इंडिया की टीम भी, क्योंकि नया एक बॉलर आता है ना, ट्राई और टेस्टेड बॉलर जब सामने आता है तो उनको पता है ये क्या बॉलर, उसकी हिस्ट्री उनके पास मौजूद होती है। आजकल के जो डाटा एनालिस्ट हैं, वीडियो चलिए प्लेइंग 11 पे जरा बात करते हैं। सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर भी दे दें कि हम यहाँ बैठ के किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली वी वांट द बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ द टीम एज वेल, और रीजनिंग एक जरूर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है टीम में शमूलियत हुई है। फैक्ट्स, नंबर्स जो हैं वो इन स्पोर्ट्स दे स्पीक लाउडर देन एनी अदर थिंग। सिकंदर, साउथ की हाँ सिलेक्शन के हवाले से आप बता दें, क्योंकि साउथ शकील को एशिया की कंडीशंस के बाद स्क्वाड में रखा गया है। आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा उनके आने से और स्पिन भी वो कर सकते हैं? साउथ शकील के लिए मैंने भी खुद कहा था जब टीम अनाउंस होने से बहुत पहले कि उसको रखें। उसकी बेसिक वजह है कि वो ये सॉलिड बैट्समैन, और वनडे के अंदर आपको कुछ ऐसे बैट्समैन चाहिए होते हैं जो बहुत अच्छे हों, टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और मैंने उसको T20 में भी अच्छे शॉट्स मारते हुए गए। आप लोग आमिर जमाल का जो जिक्र कर रहे थे, आमिर जमाल जो है, जैसे मैंने उसको बहुत श्योर उठाया था कि यार इसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाए ना, वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस करके उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाए नहीं। पता नहीं कुछ ये खिचपिच है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये खिचपिच क्यों है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक क्रिकेटर होता है उसको पता होनी चाहिए। खैर एनीवे, साउथ शकील को मैं समझता हूं कि अच्छी सिलेक्शन है और उसकी जगह बनेगी मिडिल ऑर्डर में, और आप देखिएगा इंशाल्लाह वो जरूर परफॉर्म करेगा। ही इज अ गुड बैट्समैन, टेक्निकली भी है, उसमें शॉट्स भी हैं। और आप अभी ऑस्ट्रेलिया में खिलाने की बात कर रहे थे, इरफान खान नियाजी और सुफियान को खिलाया लेकिन नहीं जगह बनी। नहीं देखिए, इरफान खान नियाजी के लिए मैं हर रोज कहता था कि भाई इसको ऊपर भेज दो। रिजवान अपनी जगह से टच से मस नहीं होते, इसीलिए कोई विकेट कीपर नहीं बना। उन्होंने जानबूझ के रखा हुआ था सरफराज को वहां पर ताकि कोई नया प्लेयर बनाने। 3 साल आपने सरफराज को पानी पिलवाया, उसकी जगह नौजवानों को रखते तो आज ये जो उस्मान खान को आप ले आए कि जी ये बहुत बड़ा जो है विकेट कीपर बैट्समैन है, एक वनडे मैच नहीं खिलाया आपने। ये कोई बहुत बड़ी पर्ची है। मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे माजरत के साथ मैं माफी मांग रहा हूँ, उस्मान खान साहब से भी माफी मांग रहा हूँ कि ये आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी जान पहचान है। अच्छा, जो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से बनी है, मैंने जो बनाई है वो सिकंदर नेकी भी हो सकती है, पर्ची पे मतलब क्या हो सकती है, वालिदैन की दुआएं और नेकियां भी तो काम आती है ना, मतलब कुछ और भी तो रीजन हो सकती है। वालिदैन किसी को दुआएं दे रहा, बाकी पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट के जो 3000 बच्चे हैं उनके वालिदैन उनको दुआ नहीं दे रहे। हम नेकी पे रहेंगे, नेकी पे इत्तेफाक कर लेते हैं। बहुत ही नेक। राशिद भाई ओपन करेंगे फखर विद बाबर।
तो क्या बैटिंग ऑर्डर बनना चाहिए हमारा फिर उसके बाद? जी, प्लेइंग 11 जो बनती, प्लेइंग 11 प्लेयर बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं कंडीशन के लिहाज से। अगर फखर और बाबर ओपन करते हैं तो कामरान गुलाम नंबर 3 पे आते हैं। उन्हें 3 नंबर पे 100 भी की, सेंचुरी भी की है जिम्बाब्वे में। 4 नंबर पे अच्छी जो बैटिंग करते हुए आ रहे हैं रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। 5 पे सऊद शकील आते हुए नजर आते हैं, लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। और 6 पे सलमान अली आगा, 7 पे खुशदिल शाह एक और लेफ्ट हैंडर आ जाएंगे। अगर नसीम शाह फिट हैं तो ठीक है, वरना या फहीम अशरफ का आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर शाहीन है, उसके बाद हारिस है, उसके अबरार है। तो तैयब ताहिर नहीं होंगे? प्लेयर्स आपके फिट इन होते हुए नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कामरान और तैयब में से कोई एक खेलेगा? जी, जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं वो कामरान गुलाम है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनको, और 3 नंबर पे सेंचुरी भी की है। और डेथ ओवर में आते हैं, पावर हिटिंग में लास्ट में आते हैं तो उसमें ताहिर तैयब, लेकिन वहां पे ऑलरेडी सलमान अली आगा और तो ये खुशदिल भी अच्छे हिटर हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ की कंडीशन के लिहाज से उनको बॉलिंग भी करानी है। 5वें और 6ठा बॉलर जो हमारा बन रहा है सलमान अली आगा, और 6ठे बॉलर बन रहे हैं वो हमारे खुशदिल बन रहे हैं। तो ये अगर खेलेंगे तो उनको जाहिर है अपनी ओवर का कोटा भी पूरा करना होगा फिर। जी थैंक यू राशिद भाई। जी सिकंदर कुछ कह रहे हैं? फाइनल थॉट? नहीं, मेरी 11 पे वही है तकरीबन जो कि राशिद की है। बस खुशदिल जो आएंगे बॉलिंग कराने के लिए, वो उसकी मैंने परफॉर्मेंस बता दी है कि उन्होंने ओडीआईस के अंदर जो है जो बॉलिंग कराई है, तो 3 विकेटें, मतलब मैंने यहीं कहीं लिखी थी, देखें सारे पेपर मिक्सअप हो गए, उनकी 3-4 ही विकेटें हैं। मतलब है कि आप उनको एज अ बॉलर खिला रहे हैं। अल्लाह देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, दुआ के साथ हम हाँ, बहुत शुक्रिया राशिद भाई सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। सो दिस इज द फॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स ट्राई सीरीज में पहले ये टेस्ट आउट भी हो जाएगी, तो अब तो सिलेक्शन हो गई है, तो गुड लक फॉर एवरीबॉडी। स्क्वाड पाकिस्तान, टीम पाकिस्तान। अच्छा जी, ये सुने, वेलकम बैक। अमेरिकी सदर ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर टैक्स लगाए जाने के बाद से एशियन स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखी जा रही है और टोक्यो और सोल स्टॉक मार्केट्स में 2% से जायद गिरावट देखी गई है। और साथ ही आपको बताएं सिडनी, सिंगापुर और वेलिंगटन में भी शदीद मंदी देखी जा रही है। डॉलर की कदर में भी इजाफा देखने में आया है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कनेडियन डॉलर की कदर में भी रिकॉर्ड कमी हुई है। और यूरो सुनिए, गुज़श्ता 2 साल से जायद अरसे की कम तरीन सतह पे आया हुआ है और मुस्तहकम समझे जाने वाला जो बड़ा स्टेबल रहता है स्विस फ्रैंक, इसकी कदर में भी कमी हुई है। सो ट्रंप साहब जब आए हैं ना, तो चीज़ें इधर उधर हिलना शुरू हो गई हैं। उधर सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर कहा है कि आप हमारी 51st यानी 51वीं रियासत बन जाएं, और उसकी ख्वाहिश उन्होंने दोबारा जाहिर कर दी है। सो अनबिलीवेबल। और मतलब आप उस बात और फिर वो रीजनिंग भी हर दफा देते हैं ना। उन्होंने कहा जी आपके पास बेहतर फौज होगी और कोई टैरिफ भी नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि कनाडा को, हमें कनाडा से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम क्यों कनाडा को सब्सिडी देकर सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते रहें। ठीक है, मतलब वो, बट द वे ही जस्ट कीप्स रिपीटिंग, मतलब इज दिस इवन अ जोक के कितने बड़े मुल्क को आप साथ कह रहे हैं कि तुम हमारा हिस्सा बन के हमारी 51st स्टेट बन जाओ। तो अमेरिका अब अकलमंदी के साथ चलाया जा रहा है। अपेरेंटली उनका ये कहना है कि अब अकलमंदी के साथ चलाया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। आए अब अपनी तरफ आ जाते हैं। क्या ख्याल है? एक तरफ वकला आज एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के वकला तमाम तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जिस तरह मिनटों में एक तरफा तौर पर जोर ज़बरदस्ती से पीका कानून मंजूर कराया है, सहाफ़ती बरादरी भी सरापा एहतजाज। मीडिया तंजीमों ने वाज़ेह किया है कि इस मुतनाज़ कानून को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। PFUJ की कॉल पर कल भी लाहौर, मुल्तान, बुरेवाला, जहानिया, जनूबी वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर पीका कानून वापस लेने का मुतालबा किया। अपोजिशन जमातें तो इसकी मुखालफत कर ही रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी मुतनाज़ कानून के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। जी बिल्कुल, नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया कि हुकूमत पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मशवरा करे और ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक जो है वो हाई कोर्ट को दिया जाए। ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार किया कि कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। बड़ी डीप बाय द वे ये बात की है, क्योंकि होता बिल्कुल ऐसा ही है। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला कर चुकी है और PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी पीका कानून के खिलाफ अदालत भी जाएगी।
सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी लेते हैं कि व्हाट ही थिंक्स ऑफ इट। उमर, पीका जो है कि नई तरामीम ठीक है या ख़राब है, चले इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन जिस अंदाज में लाया गया है जाहिर है कि हुकूमत को अंदाज़ा ही था कि सब ऑब्वियसली ठीक नहीं है और सारे कुछ भी नहीं होंगे और रिएक्शन भी आएगा, और वो आया भी है। तो क्या हुकूमत को ये अंदाज़ा था कि इतना बड़ा एक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा? सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो बज़ाहिर तो ऑब्वियसली इसे कबूल नहीं करने वाली। हुकूमत पहले भी इस तरह की कोई हरकतें करती आई है, तो इसके ट्रैक रिकॉर्ड को जहन में रखते हुए जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको पहले से ही विजिलेंट रहना चाहिए था। और जब ये बिल इवन स्टैंडिंग कमेटी में आया, जिस अंदाज में इसको पहले नेशनल असम्बली से पास कराया गया और फिर उसको सेनेट से बलडोज कराया गया, तो इन दो के जो दरमियान का एक वक्फा था और उस दौरान जब स्टैंडिंग कमेटी में भी गया, जो हमारी जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके नुमाइंदे हैं उनकी प्रेजेंस उधर चाहिए थी, नो मैटर कि उनको ना बुलाते या नहीं बुलाया। और उसके बाद सेनेट में, और फिर ये है कि जो कमेटी में जब चीज़ें गुजर गई तो फिर तो किसी शक की भी गुंजाइश नहीं रह गई थी कि वज़ीर इत्तलात जो हैं वो आकर तो बिल हमारे हाथ में थमाएंगे कि देख लें, आप कलम उठाएं और देखें इसमें क्या क्या तरमीम करना चाहते हैं। तो हमें तो ये उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। और जिस दिन सेनेट में आया तो उस दिन हमारी एक भरपूर प्रेजेंस उधर होनी चाहिए थी और बड़ी कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए थी। हमारे पार्ट पर भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट तो भी कर रही है जिस नीयत के साथ कर रही है, हमें अपने लेवल पर खुद ये करना चाहिए। हुकूमत कोई कानून लाती है या नहीं लाती, या हमारी कुछ सिफारिशात पर भी अमल करती है या नहीं करती, हमें अपने लिए कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक ज़रूर तय करना चाहिए। हुकूमत ने अगर कोई फेक न्यूज़ की को डिफ़ाइन किया या नहीं किया, हमें ज़रूर करना चाहिए और हमें एक हद तय करनी चाहिए कि अगर कोई इससे क्रॉस करता है और उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई होती है तो फिर हम भी कोई इस मामले में कोई गैर ज़रूरी दिफा नहीं करेंगे। इस सिलसिले में पहले भी बहुत काम हुआ है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से इसको पास कराया गया है उससे नीयत साफ जाहिर होती है। हुकूमती जमातों के अपने लोग भी अब समझते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने स्टेक होल्डर्स से मशावरत लाजमी करार देने के साथ साथ ये भी तजवीज़ दी है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके फैसलों के खिलाफ अपील का फोरम हाई कोर्ट ही होना चाहिए। आपकी नज़र में ये तो फौरी तौर पर अमेंड किया जाना चाहिए, एटलीस्ट ये क्लॉज तो ये मुनासिब नहीं है। जो हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, इनका ये तरीका है कि कई कामों में जो काम इन्होंने खुद भी करने होते हैं वो भी किसी और के खाते में डाल देते हैं। जो ये वाला केस है इसमें तो दोनों की ये ज़रूरत थी, ये नहीं था कि हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी, इनकी भी थी। लेकिन यह है कि खेल इसी अंदाज में रहे हैं कि बंदूक जो है वो किसी और के कंधे पर रख कर ही चला रहे हैं। ये खुद भी इसमें बराबर के, अगर इनको मुजरम कहना है तो बराबर के मुजरम है, या वैसे सहूलतकार हैं तो बराबर के हैं। जिस अंदाज में जो कवानीन बनाते हैं और जो ग्रे एरियाज रखते हैं ताकि अपनी मर्जी के उनके मतलब निकाल के तो अपने जो मुखालफिन है उनको उठाया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। फेक न्यूज़ है या नहीं, यानी कि अगर किसी की फेक न्यूज़ नहीं है तो उसकी नीयत को फेक करार दे देंगे। तो इस अंदाज में इनके जो हथकंडे हैं, ओवरऑल रियासत पर, हुकूमत पर लोगों का एतबार ख़त्म होता है। और उसकी वजह यह है कि अगर कोई जेन्युइनली भी कोई जेलसाज भी पकड़ा जाए तो वो जेल में जाकर वो हीरो बन जाता है। लोग समझते हैं कि अगर हुकूमत ने पकड़ा है तो ये बंदा फिर ठीक नहीं होगा। तो लिहाजा अगर ये चाहते हैं कि इनकी अवाम में अपनी साख बहाल हो तो जो कानून है उसको भी उस अंदाज में बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब कुछ करेगा कौन? क्योंकि पीका वाला काम करके हुकूमत ने सहाफ़ती बरादरी को तो खड़ा कर दिया है, दूसरी जानिब जजेस की तैनाती वाले ऐसे मसाइल बन चुके हैं कि वकला बरादरी भी हड़ताल एहतजाज को बिल्कुल तैयार खड़ी है, बल्कि आज जिस तरह आपने बताया कि होना भी है। तो तजुर्बेकार जो सियासतदान हैं उनसे ऐसी जल्दबाजी वाले काम होने चाहिए तो नहीं है, फिर भी हो रहे हैं और हम देख रहे हैं। तो क्या हुकूमत को इस सब का नुकसान हो सकता है और क्या वो तैयार हैं? क्योंकि नुकसान तो फिर होता ही है। मेरे ख्याल हुकूमत जो है ना वो ज़्यादा पुरएतमाद हो गई है और इस तरह का एतमाद बाज़ औक़ात बड़ा नुकसानदेह भी होता है। कोई भी हुकूमत जब एक अपने नुक्ता ज़वाल को छूती है तो वो पूरे एतमाद के साथ उधर पहुंची होती है। उनका ये ख्याल होता है कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं है।
हमारे इर्द गिर्द जो मसाले हैं मुख्तलिफ ममालिक में जो कुछ हुआ है वो इस बात की गवाही देते हैं कि हुकूमत का गैर ज़रूरी एतमाद जो है बाज़ औक़ात उनके लिए अपने लिए ख़तरा बन जाता है। तो अभी भी जो हुकूमत है उसको चाहिए कि वैसे मुशावरत के अमल को बेहतर बनाएं, और ख़ास तौर पे ये तो बड़े जमहूरियत के बड़े अलंबरदार बनते हैं, तो इन्हें जिस अंदाज में चीज़ों को बुलडोज़ करने की कोशिश करते हैं वो इनके अपने लिए मुनासिब नहीं है। और ओवरऑल मुआशरे में अगर इतनी तफरीक तकसीम पहले मौजूद है, इन्हें लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि अपने मुखालफिन जो हैं सिर्फ उनको ही मूर्द इल्ज़ाम ठहराते रहें और ख़ुद वही काम करते जाएं। बहुत शुक्रिया उमर चीमा फॉर स्पीकिंग विद अस। बात सारी ये कि अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए है और उनसे बात करनी चाहिए, मीन्स कि वो अंदर भी इतनी कोई अग्रीमेंट नहीं है विद इन द पार्टी इट्सेल्फ। तो ये और टाइम एंड अगेन ऐसी चीज़ें हो रही हैं जब आपको पता है कि इसका एंड कभी भी कोई ख़ास नहीं निकलता और एक ऑपोजिशन ही रहती है, तो अब सही तरीके से कर लें। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट उमर चीमा साहब ने की है, और वो इर्द गिर्द दुनिया में तो देखें, हमारे अपने यहाँ भी जब भी कोई भी हुकूमत हो वो अपने जब ज़वाल का सफ़र शुरू करती है तो जिस पॉइंट से वो सफ़र शुरू होता है उस पॉइंट तक वो भरपूर कॉन्फिडेंट होती है और उसे लगता है कि सब खैर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब मामलात कंट्रोल में हैं, तमाम चीज़ें एक ही सफ़े पर हैं। लेकिन बातें फिर उसके बाद डीरेल होना शुरू हो जाती हैं। बट नोबडी रियली लर्न्स। ये सिर्फ प्रेजेंट हुकूमत की बात नहीं हो रही है, हर ये मुतनाज़ कानून साजी है जिस पे पूरा मीडिया, सहाफ़ती बिरादरी सरापा एहतजाज है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है, उधर आज आपको पता ही है हड़ताल है, एहतजाज होगा, वो मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। सो हुकूमत शुड टेक दीज थिंग्स इनटू अकाउंट एंड सी कि अगर मुल्क में मौशी बेहतरी आई रही है, ज़रा स्टेबिलिटी है, तो उस तरह के इक़दामात ना उठाए जाएं जिससे सारी चीज़ें डीरेल हो जाएं, अल्लाह ना करे। अच्छा जी, खैर एनीवे वी आर सिटिंग हियर एंड सेइंग दैट उनके बड़े सियाने लोग हैं और बीच में बैठे हुए हैं, तो उनको पता ही होगा कि क्या वो कर रहे हैं। भाई कहानी वही है, हर 2-4 माह बाद यूरोप के साहिलों पर कश्तियाँ डूब रही हैं, आए रोज़ पाकिस्तानी नौजवान मर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों का शौक ठंडा हो रहा है, ना ये धंधा रुक रहा है। मराकश में हालिया कश्ती हादसे के बाद हुकूमत का FIA पर दबाव बढ़ा है, तो मराकश में बच जाने वाले तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। FIA की जानिब से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अभी जारी हैं, लेकिन अब भी आपको पता है ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो सरगर्म हैं, जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने का धंधा कर रहे हैं। अच्छा, FIA ने आपको बता दें कि ताज़ा कार्रवाइयों में लाहौर, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद से मुबैना इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और FIA के मुताबिक मुल्ज़मान साथियों के साथ मिलकर शहरियों से भारी रकम हथियाने में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार किया जाने वाला अब्दुल गफ़ार नामी मुल्ज़िम 2023 से मौरिटानिया में रह रहा था, मतलब आराम से वो चिल में रह रहे हैं। मुल्ज़िम का बाप जो है सरफराज और करीबी रिश्तेदार 2018 से मौरिटानिया में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। पूरी फैमिली बिजनेस है, वो बिल्कुल पूरी फैमिली बिजनेस है, सारे स्मगल करा रहे हैं, जिसने जाना है हम पैसे लेंगे, और पैसे भी भारी भरकम ले रहे हैं ये वो। लेकिन मेरा सवाल जाने वालों से है, अगर कोई मरने को तैयार ही है तो उसको कैसे रोका जाए? मतलब दे विल डू, इनको पकड़ लेंगे ना तो 6 और निकल आएंगे। बात सारी ये है, इनको जब तक मौके नहीं मिलेंगे और ऐसा इंसेंटिव नहीं मिलेगा दैट यू विल डू बेटर इन योर ओन कंट्री देन गोइंग अब्रॉड, ये जाएंगे और ये मरेंगे एंड दे विल टेक दैट रिस्क। सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग, साथ ही साथ थोड़ा सा हमें जब हमने पॉइंट आउट कर लिया और इतना तो डेटा हमारे पास मिल गया कि इन इलाकों का ज़्यादा मसला है, यहाँ पे वर्कशॉप्स हों, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हों, यहाँ पर खुसूसी इकोनॉमिक जोन हो, यहाँ पे कोई कॉटेज इंडस्ट्री के फरोग के लिए काम हो, यहाँ पे हुक्काम इस इशू को एड्रेस करते हुए इनिशिएटिव्स लें कि आप लोग इस तरह कश्तियाँ भर भर के बाहर ना जाएं, हम आपके लिए यहाँ मौके पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अब तो आइडेंटिफाई हो गया ना कि कौन कौन से एरियाज हैं, और मगर ये बहुत पुरानी बीमारी है, ये बहुत एजुकेट करने की जरूरत है, वरना आप सारे स्मगलर्स को भी पकड़ लेंगे ना, तो जिन्होंने बाहर जाना होगा वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हुमा यहाँ पे ये जो इस रीजन में अब की सक्सेस स्टोरीज नहीं है, ये 670s की सक्सेस स्टोरीज हैं। इनफैक्ट ये तब की ही होंगी, अब तो कोई कम ही सक्सेस स्टोरीज होती है, इसलिए लोग बैठे हुए हैं उन्हीं बातों पे। 80s की सक्सेस स्टोरीज हैं जो अब तक बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, मतलब एज एन पीपल बिलीव देम, पीपल से, पीपल सी के ये तो इस हालत में गए थे और अब इनके यहाँ पे
3 मंजिला घर हैं और 6 गाड़ियां हैं जो जिन पे गैराज में मट्टी पड़ी हुई है, डली हुई है, वो कोई आते लेकिन नहीं है, शो मारने के लिए बड़ी अच्छी चीजें हाँ। होंगी बाकियों के लिए ना, बाकियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। राना अंसर नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुजरांवाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर, किसको पकड़ा है अभी तक? मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी खतरनाक खबरों के बाद कोई ठीक ठाक हाथ मारा होगा हुकूमत ने और FIA ने, और स्मगलर्स को पकड़ा होगा और उनसे और लिंक्स मिले होंगे। हाँ जी, देखें हुमा अब्दुल्ला, ये बड़ी अहम बात है। पकड़ा तो है इन्होंने लोगों को, लेकिन जो हादसा के बाद पाकिस्तान से मुलजिम गिरफ्तार होते हैं वो ज्यादातर होते हैं इनके लोकल सहूलतकार, जो असल इंसानी स्मगलर हैं, जो इंटरनेशनल चेन्स के साथ काम कर रहे होते हैं। वो पहले ही मुल्क से बाहर बैठे होते हैं। अभी भी ऐसे ही हुआ है। जब भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है, एक तो मैं आपको बताऊं, ये लोग जो पाकिस्तान से जाते हैं बिल्कुल इलीगली जाते हैं, इनका कोई ऐसा डाटा या रिकॉर्ड नहीं होता। जब ऐसा हादसा होता है वो होता भी समंदर की हदूद में है, तो सबसे पहले जिस बंदे को पता चलता है वो ये इंसानी स्मगलर्स की चेन होती है। इनको पता चल जाता है हादसा हो गया है, अब FIA मुतहर्रिक होगी, शोर पड़ेगा, गिरफ्तारियां होंगी, तो ये पहले ही रुपोश हो जाते हैं। FIA ने तकरीबन 7 से 8 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस सारे में जो मेन अक्यूज सामने आया है गुजरात का रहायशी फादी गुज्जर है। जैसे पहले आपने बताया, जो भी इंसानी स्मगलिंग का कारोबार करता है उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसमें। कोई पैसे लेता है, कोई लोगों को जो है वो बुक करता है, कोई लोगों के पास जाता है, कोई यहाँ से लोगों को लेके एयरपोर्ट जाता है। ये पूरी फैमिली एक फैमिली बिजनेस की तरह काम करते हैं। तो इसमें भी फादी गुज्जर का मेन नाम सामने आया था, गुजरात ने जिसने ज्यादातर लोगों को बाहर भेजा था। तो हमारी मालूमात के बाद मुताबिक फादी गुज्जर जो है वो मोरितानिया में बैठा है। अभी जो लोग वहां से रेस्क्यू हुए थे मराकश से, वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो हमें बातें बताई हैं वो इंतहाई खौफनाक है। जैसे शुरू में हमने बताया था कि कश्ती में ये कोई हादसा पेश नहीं आया, ज्यादातर लोगों को इंसानी स्मगलर्स के आपस के झगड़े के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। अभी जो लोग वापस आए उन्होंने बताया कि कश्ती में जब वो जा रहे थे तो मराकश के करीब कश्ती समंदर की हदूद में उन्होंने इंजन बंद कर दिया। 2 से 3 रोज कश्ती खड़ी रही, लहरों के वजह से वो जहां जिस तरफ जाना चाह रही थी तैरती रही। तो जो इंसानी स्मगलर थे वो मोरितानिया में बैठे लोगों से रास्ते में थे, उन्हें कहते थे कि हमारे पैसे जो है वो क्लियर कर दें, तो तब वो कश्ती लेकर आगे जाएंगे। और मोरितानिया में इन लोगों के मुताबिक जो वापस आए हैं 1500 से 2000 पाकिस्तानी वहां सेफ हाउसेज में थे, और सेफ हाउसेज वहां जो पाकिस्तानी चला रहे हैं उनमें फादी गुज्जर का नाम सामने आया है, एक मौलवी उस्मान है और एक राना लियाकत है। ये 3 पाकिस्तानी हैं। यहाँ आने वाले जो अफराद हैं पाकिस्तानी, उन्होंने FIA को अपने स्टेटमेंट में तीनों के नाम बताए हैं कि उन्होंने वहां पर अपने 10 से 12 सेफ हाउसेज बनाए हुए हैं मोरितानिया में, वहां पर पाकिस्तानी हैं। अगर उन पाकिस्तानियों को वहां से ना निकाला गया या इन मुल्जमान को जिनके नाम सामने आए हैं, तो खुदा न खास्ता मजीद भी कोई हादसा पेश आ सकता है। लेकिन FIA ने जो अब तक तहकीकात की है और एक्शन लिया है, उसमें एक बात बड़ी अहम है। ये जो मुतासरा फैमिलीज हैं, सबकी हमदर्दियां इनके साथ है। हम भी इनके घरों में जाते हैं, इनकी हमदर्दियां, हमारी हमदर्दियां भी इनके साथ है। लेकिन ये FIA के साथ भी कोऑपरेट नहीं करते। FIA इनके घरों में जब टीमें गई हैं, इन्होंने इंसानी स्मगलर के नाम बर वक्त नहीं बताए। ये मुकदमात में मुद्दई बनने से भी ये भी केसेस हुए हैं कि खुदा ना खास्ता किसी घर का एक बच्चा अगर कश्ती हादसे में मर गया है या जहां बहक हो गया है तो दूसरे को भेजने या उसको एडजस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। राना अंसर, हम आपसे ये भी जरूर जानेंगे, बिकॉज आप इनके घरों में जाते हैं, आप वो हालात देखते हैं, ये किस तरह से 30, 40, 20, 25 लाख रुपए जमा करते हैं, इन लोगों को देते हैं। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अपनी जमीनें बेचकर, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, यहां तक कि जिंदगी भी यहां से निकलने के लिए तैयार है? अच्छा अब्दुल्ला, इसकी जैसे आप पहले भी बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री तो बड़ी पुरानी है। हमारा जो रीजन है, खास तौर पर गुजरात और इससे मुल्का जितने भी एरिया, ये शुरू होती है जब यहाँ मंगला डैम बना, तो एक शहर को जो यहाँ आबाद था, यहाँ से बरतानिया भेज दिया गया, लोग बाहर गए, उन्होंने यहाँ बड़े बड़े घर बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली। अब जैसे आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आप लोगों से पूछते होंगे आपने क्या बनना है, जो नौजवान लड़के हैं उनके मुख्तलिफ ड्रीम्स होते हैं। वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। ये जो रीजन है, यहाँ पर ज्यादातर जो नौजवान है, अगर आप उनसे पूछें तो आप क्या बनेंगे, उनका ड्रीम पता क्या है? वो लोगों को कहते हैं रेड पासपोर्ट मैंने लेना है। वो हर सूरत में रेड पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड कमाना चाहते हैं, ताकि उनके इर्द गिर्द जो बाहर बैठे लोगों ने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। और ज्यादातर फैमिलीज ऐसी हैं जो यहाँ अच्छी खासी सर्वाइव कर रही हैं। मतलब देखें, अगर 40 से 50 लाख रुपया है और साथ रिस्क है,
कि पता नहीं उन्होंने पहुंचना भी है या नहीं, और वो ये रिस्क लेते हैं, 40-50 लाख रुपया भी पे करते हैं। ज्यादातर ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई एक लड़का बाहर बैठा हुआ है और इसी रास्ते से गया है। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना सिर्फ सारा ये जो रिस्क है, ये राना अंसर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफी इसमें बैकग्राउंड दे दी है कि व्हाई दे डू ये रेड पासपोर्ट और डॉलर और यूरो कमाना। मतलब ये तो फिर माइंडसेट की बात होगी ना। अव्वल तो इतने वो होते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा सीन नहीं है। लेकिन इनको कौन बताएगा? इनको एजुकेशन, ये लैक ऑफ एजुकेशन है, ये जहालत है कि आप अभी तक बैठे हुए वो 60s की बातें सोच रहे हैं कि शायद हम वहां जाएंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा। कुछ नहीं मिलना, नंबर 1। नंबर 2, जब तक यहाँ कोई वोकेशनल सेंटर्स, इनको कोई ऑल्टरनेटिव्स इधर नहीं दिए जाएंगे, कोई एजुकेशन नहीं दी जाएगी, कोई लिटरली कोई तदरीसी अमल ऐसा स्टार्ट हो जो इनको दोबारा से इनका माइंडसेट जो है, जो ब्रेन वॉश हो, ये दिस इज ब्रेन वॉशिंग बाय द वे, ये ठीक नहीं होगी चीजें, ये मरने को तैयार होंगी। पुरानी दुनिया नहीं है, अब आप चले गए तो आप फंस जाएंगे, आप नहीं वापस आ सकते। मतलब आपके घर में कोई हादसा भी होता है, कोई रेड पासपोर्ट और डॉलर भूल जाएं, वो भी एमी आसानी से किसी को रेड पासपोर्ट नहीं दे रहे, तो वहां भी बहुत मुश्किल है अगर तो पहुंच गए, वरना रास्ते में मरेंगे। इधर ही रहें और कुछ करें, और इसमें हुकूमतें बहुत कुछ कर सकती हैं इफ वी हेल्प देम आउट। अच्छा, कुछ मुज़ाकरात वाला मामला भी था ना। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का बाब बंद होते ही तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए कमर कस ली है। सो अब एहतजाज की तैयारी है। नए साल की नई एहतजाजी सीरीज स्ट्रैटेजीज सीरीज का आगाज होगा 8 फरवरी से। तहरीक इंसाफ का दावा है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में उनका मैंडेट चोरी हुआ। परेशान कुन बात है कि फरवरी ही में मुल्क में क्रिकेट का आलमी मेला सजने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस शुरू होने में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। सैफरी की सीरीज का पहला मैच तो 8 फरवरी को ही कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की दरखास्त दे रखी है, जिस पर हुकूमत तैयार नहीं है। लाहौर में ही 8 फरवरी को जलसे की दरखास्त भी दे रखी है। फिर आपको पता है, फिर इनको इजाजत नहीं मिलेगी, वो फिर भी करेंगे और फिर एक लड़ाई पड़ेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ढके छुपे लफ्जों में पीटीआई को खबरदार कर दिया है कि ऐसे किसी एहतजाज का मत सोचिएगा। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था, उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर तहरीके इंसाफ दावा कर रही है कि इसे अच्छी तरह मालूम हो गया है कि हुकूमत क्या कुछ कर सकती है, और इसलिए पीटीआई इस बार पूरी तैयारी के साथ निकलेगी, ये उनका कहना है। पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाजी सियासत को लीड कर रहे थे, मगर इस बार लगता है ये काम जो है ये केपी के पार्टी सदर जुनेद अकबर करने वाले हैं, जो जारहाना सियासत में गंडापुर से ज्यादा नहीं तो कम भी दिखाई नहीं देते। इनको भी सुन लें। वज़ीर दाखिला साहब को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बात करे, जिस तरह पुरअमन लोगों पे उसने गोलियां चलाई, और जिस तरह एक जो है जमहूरी मुल्क में इसकी रिवायात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा अगर खान साहब ने हुक्म दिया तो इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे, और इस तैयारी के साथ आएंगे कि हमें ये पता चलेगा कि इस दफ़ा हम पे गोलियाँ भी चल सकती है, क्योंकि पहले हमें उम्मीद नहीं थी। इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि ये हो सकता है, लेकिन ये आपके और आपके लाने वालों की गलतफहमी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उसके उहदेदार इस तरह के हथकंडों से डरने वाले या इस तरह के स्टेटमेंट से डरने वाले। पहले भी आपने कहा तक नहीं आ सकते, हमने आके दिखा दिया। प्रॉब्लम क्या है? सियासत जो है वो 2-4 हफ्तों या 1-2 महीनों का तो खेल है नहीं। तहरीके इंसाफ को फरवरी और मार्च के बाद भी एहतजाज का मौका मिल सकता है। ना पार्टी कहीं जा रही है और ना ही सड़कें कहीं जा रही हैं, सब कुछ उधर ही होगा। दूसरी तरफ हुकूमत को भी अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हर काम जो है वो डंडे के जोर पर नहीं हो सकता, तो दोनों साइडों को थोड़ा सा एक बैकफुट पे आना पड़ेगा, और सोच समझ के करें। मतलब उनको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं और साथ स्टेटमेंट्स ऐसी आए कि अगर आप आके तो देखें हम ये कर लेंगे, तो आपको लगता है अगला रुकेगा। दोनों साइडों को थोड़ा सा सियासी मामलात को सियासी अंदाज में ही हल होना चाहिए। अब आसार ही बता रहे हैं कि आने वाले दिन हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के जब्त बर्दाश्त, सियासी सूझबूझ, दानिशमंदी का इम्तिहान साबित होने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। डोंट वेट फॉर दैट दो। सो रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, जमहूरियत में मुज़ाकरात करने या ना करने की तरह एहतजाज का हक भी हर किसी के लिए ही है। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक मुल्कगीर एहतजाज करना चाहती है, और हुकूमत इन्हें कवानीन हुदूद का बताकर ज़रा समझाने की भी कोशिश कर रही है, सॉर्ट ऑफ धमका भी रही है। क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहतजाज किस बात पे? ये मुतालबा
कोई धांधली हुई है या हुकूमत जाली थी, ये मुतालबे से तो पीटीआई पीछे हट गई है और पीटीआई ने ये कर लिया है इलेक्शन को, इलेक्शन के रिज़ल्ट को और इलेक्शन रिज़ल्ट पर बनने वाली हुकूमत को, और उसके साथ वो मुज़ाकरात करती रही है। और उन्होंने सोच समझ के 2 मुतालबात सामने रखे। उन 2 मुतालबात में ये मुतालबा शामिल नहीं था इलेक्शन में किसी किस्म की रिगिंग का या इलेक्शन के बारे में किसी किस्म के और तहफ़्फ़ुज़ात का। तो जिस बात को वो तस्लीम कर चुके हैं उस पर भी एहतजाज, क्या वजह है, ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, और भी बड़ी चीज़ें हैं तलाल चौधरी साहब। तुर्क सदर के दौरे, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के लाहे अमल पर कायम रहती है, तो हुकूमत का प्लान है क्या? और इस बार ऑब्वियसली सिक्योरिटी वगैरह पर वो सब कुछ तो होगा ही, लेकिन इतनी नफरी नहीं होगी कि मुजाहिरीन को रोकें, उन पर क्रैक डाउन करें, साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, किस तरह ये मैनेज होगा? देखिए, रियासत के पास इतने वसाइल भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासत इतनी तकड़ी है और इसके अदारे कि वो हर किस्म की कोई दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में अमन व अमान हो, एक से ज़ायद ऐसी चीज़ें चल रही हों कि एक तरफ टर्किश प्रेसिडेंट आए हों, दूसरी साइड पर क्रिकेट टूर्नामेंट में बैनुल अक़वामी टीमें आई हों, उनको सिक्योरिटी देना, बेहतरीन इंतज़ाम करना और ऐसे लोगों का कभी इलाज करना जो कि जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिनका बस एक ही उन्होंने कि वो किसी न किसी मौके की तलाश में होते हैं कि पाकिस्तान को एम्बैरस कर सकें। और हमेशा एहतजाज उन्होंने करना होता है जब कोई ना कोई बाहर से मेहमान आया हो, जब एक तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट, दूसरी तरफ टर्किश मेहमान होंगे। इसी तरह इससे पहले इन्होंने एहतजाज किया था OIC पे, उससे पहले एहतजाज किया था रशियन प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो बात यह है कि ये भी जानबूझ के ऐसा मौका ढूंढते हैं ताकि किसी न किसी तरह रियासत को ब्लैकमेल कर सके, लेकिन रियासत ना पहले ब्लैकमेल हुई है और ना हुकूमत अब ब्लैकमेल होगी। अब तलाल साहब, नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से निपटने की पूरी तैयारी या प्लानिंग सॉर्ट ऑफ कर रही है। फिर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के लिए भी कोई प्लान बना लिया आप लोगों ने? जिस अंदाज में पीका कानून बनाया गया है सर, एक मुल्कगीर एहतजाज इस पर भी नागुज़ीर ही था। अब यहाँ भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे क्या? उधर वकला भी आपको पता है आज एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, पीका को न जाने क्यों लोग सहाफ़त और सहाफ़ियों से जोड़ रहे हैं। इसका कोई तल्लक नहीं है, ना कि सहाफ़त से ना सहाफ़ियों से। और जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी हैं सारे, ये रेगुलेट होते हैं, पैमरा करता है। आपके अखबारात रेगुलेट होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है कि इसको रेगुलेट किया जाए और दुनिया इसको रेगुलेट कर रही है। तो बात यह है कि इस कानून में अगर कोई कमी पेशी है तो उसके लिए हमेशा आपकी हमारी कमेटियां, पार्लियामेंट का फोरम और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई ना कोई राब्ता रहता है। लेकिन अगर ये कह देना कि कानून चाहिए ही नहीं और कानून इसलिए ना बनाया जाए कि वो आइडियल कानून ना हो, तो दुनिया में जब भी कोई कानून बनता है तो वो आइडियल नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के लिहाज से उसमें तरमीम होती रहती हैं और कहते हैं जी कानून गलत इस्तेमाल होगा। भाई इस तरह तो जो 1800 कुछ में कवानीन बने हैं या 1900 कुछ में बने हैं जिस पे सबका इत्तेफाक है, वो भी गलत इस्तेमाल हो जाते हैं। तो गलत इस्तेमाल करने की नीयत देखनी चाहिए। हुकूमत की कोई ऐसी नीयत नहीं है। और सहाफ़ियों को भी, और मैं सहाफ़त से तल्लक रखने वाले तमाम लोगों से कहता हूँ कि पीका के कानून को अपने आप से ना जोड़े, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो सहाफ़ी हैं नहीं, लेकिन सहाफ़ी बन के रेटिंग के लिए पाकिस्तान में सनसनी फैलाते हैं, किसी की सर की कीमत लगाते हैं, किसी को इज्जत उछालते हैं, किसी अदारे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा देते हैं जो कि दुनिया में जाके साई का बायस बनता है। यहाँ पंजाब में वो बच्ची वाला जो ज़्यादती हुई नहीं, पूरा पंजाब में हंगामे हो गए। इसी तरह आप बरतानिया में देख लें, इसी तरह की एक ख़बर से कितने हंगामे। तो ये इस तरह के लोगों को रोकने के लिए ये बनाया गया है। इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत हमेशा चाहेगी कि अगर हो सकती हो तो करनी चाहिए।
सर और भी बहुत कुछ रोकने के लिए बनाया गया है, इस पर सर्टनली मुशावरत होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त का। अच्छा जी, एक और इशू जिस पे हम अपडेट चाहते हैं। कराची के इलाके गार्डन से पिछले माह लापता होने वाले 2 बच्चों के बारे में थोड़ी सी पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस कुत्तों की मदद से लियारी नदी तक पहुंच गई है और सुराग रसा कुत्ते ने लियारी कश्ती मस्जिद के करीब बच्चों की मौजूदगी की निशानदेही कर दी है और पुलिस ने एक ऐनी शाहिद का बयान भी रिकॉर्ड किया है। पुलिस के मुताबिक ये स्निफर डॉग्स जो हैं बच्चों के कपड़े इनको सुंघाए गए तो वो लियारी कश्ती मस्जिद के करीब जाकर रुक गया और एक ऐनी शाहिद ने बच्चों को कश्ती मस्जिद के करीब देखने की तस्दीक भी की है। तो दिस इज समथिंग, लेकिन आगे क्या हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस के मुताबिक कश्ती मस्जिद के करीब लियारी नदी है जो दलदली है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने मशीनरी की मदद से नदी को बाज़ मकामात पर साफ करके तलाश शुरू कर दी है। 5 साला इलियान उर्फ अली और 6 साला अली रज़ा 14 जनवरी को गार्डन में अपने घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए थे। अब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है मगर बच्चों के बारे में पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। लापता होने वाले बच्चों के वालिदैन और अहल खाना ने 2 रोज़ पहले सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करते हुए बच्चों की जल्द बाजियाबी का मुतालबा भी किया था। उधर दूसरा केस सारम वाला जो है उसका भी अभी तक वो भी अभी खास पता नहीं चला, नहीं सुलझ सका है। अब अच्छा, इस केस से मुतालिक मजीद जानेंगे। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज हमारे साथ हैं। आरिफ अजीज साहब, गार्डन से 2 छोटे बच्चे लापता हुए हैं और अब कई हफ्ते भी हो चुके हैं इस बात को, तो जाहिर है कि ऐसे केस मुश्किल होते हैं लेकिन फिर भी कुछ तो पता चलना ही चाहिए था। और क्या अब पुलिस के पास कोई क्लू है और खास तौर पे स्निफर डॉग्स वगैरह मंगवाए गए हैं तो कोई उम्मीद करें कि मिल जाएंगे बच्चे? देखें, नाउमीदी तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी होना चाहिए और मुसलमान होने के नाते तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से और अपनी मेहनत से भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन से ये 14 तारीख का ये वाकया है उस दिन से लेके आज तक इसमें एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसके ऊपर कोई रिलैक्स हुए हो या काम ना किया। इससे अभी आपकी जब मेरे से बात हो रही है तो भी हम किसी के ऊपर ही अपना वर्कबारी चल रही है। अब उसमें ये थोड़ा सा इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि एक तो टाइमिंग का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है। आपके पास सीसीटीवी कोई नहीं है, आपके पास आई विटनेस कोई नहीं है। अब आप अंदाजे से काम कर रहे हैं, सिर्फ अंदाजे से। पहले बात हो रही थी कि शायद 12:30 से 1 बजे का है, उस पर सारी वर्किंग होती है। बाद में मालूम चला कि नहीं, ये 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम है। फिर उसके ऊपर जब आप टेक्निकल असिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, उस पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो अब आपका ये जो वर्किंग होती है ये इसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है कि आपकी टाइमिंग का इशू आ जाए। तो अब उसमें आप देखें कि सीसीटीवी जैसे एक मिली थी, उसके ऊपर 1 हफ्ता काम होता रहा। बाद में मालूम चला, अंदाजा हुआ कि शायद ये वो सीसीटीवी नहीं है। फैमिली ने भी बाद में इसको रिकग्नाइज किया कि ये हमारे बच्चे नहीं है। और वो टाइमिंग भी उनकी जो सीसीटीवी में आ रही थी वो तो बच्चे 10 बजे से 10:30 बजे तक पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे। फिर हमको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा तमाम चीज़ों को। हमारी जो सर्चिंग ऑपरेशंस थे हमारे, वो हम करते रहे, लियारी के एरिया में करते रहे, गार्डन में हमने रीस्टार्ट किया। फिर दोबारा से गार्डन से और नबी बख्श के इलाके से वहाँ से हमने तमाम जो मेन होल्स हैं, जो एम्प्टी हाउसेज हैं या जो ओल्ड कोई ऐसे कोई फैक्ट्री एरिया है जहाँ लेबर एरिया है, फिर लियारी नदी है, इन तमाम चीज़ों को हम 3-3, 4-4 दफ़ा हम सर्च कर चुके हैं। फिर हमने स्निफर डॉग्स हमने मंगवाए, वो उनसे हमने उनको सर्च करवाया। फिर हमारी तब मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें हमारी तमाम काफी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आए हैं। आप बता रहे हैं इस केस में ज़ाहिर है वो पहले सीसीटीवी फुटेज थी, फिर वक्त का तयन नहीं हो पा रहा था। वालिदैन आई वंडर 1 हफ्ते तक अपने ही बच्चों को नहीं पहचान पाए कि वो सीसीटीवी फुटेज में वो उनके बच्चे नहीं हैं, वो एक और फैमिली थी जो अपने बच्चों के साथ ही जा रही थी। अब जाहिर है ये हुआ है कि वो जो स्निफर डॉग्स हैं वो एक मकाम पे जाके रुके हैं। सर, एक 6 साला और बच्चा है सारम जो गायब हुआ था और पुलिस को पता नहीं चल सका था और फिर उसकी लाश मिली। इसलिए आप समझते हैं कि आप अवाम इन मामलात को लेके बहुत परेशान है और उसके साथ ज़्यादती की भी तस्दीक हो गई, तो क्या तफ्तीश के लिए इब्तदाई दिनों में कोई कोताही या जवाब तलबी हो सकती है कि उस केस में भी तो ये मसला आया था ना?
ये जो आप बात कर रहे हैं सारिम की, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं वहाँ के एसएसपी साहब जो हैं, मगर मैं अगर आपको यहाँ की बात करूँ तो जिस वक्त उनके पेरेंट्स आए हैं शाम में और उन्होंने आके पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने सबसे पहले तो ये किया कि वो उसकी रिपोर्ट लिखी है, उसको रजिस्टर किया है रिपोर्ट को, और फिर वो सबसे पहले तो गए हैं लियारी नदी जो उनके बिल्कुल घर के सामने ही है, क्योंकि सबसे पहला शक ये जाता है कि ऐसा तो नहीं कि लियारी नदी जो है उसमें कहीं बच्चे को खाना खासा ना गिर गए हों। उसमें 1122 को कॉल की गई और जो एडी है उनको कॉल की गई, तमाम को बुला के साथ में सर्चिंग करते रहे। इन बिटवीन हम सीसीटीवी कलेक्शन की तरफ भी जाते रहे कि सीसीटीवी कलेक्शन हो जाए। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा एक इशू ये आ रहा है कि वहाँ पर सीसीटीवी का मतलब कोई रुझान नहीं है सारी चीजों का, प्लस वहाँ लाइट नहीं होती है, तो हमें सीसीटीवी कलेक्शन में भी बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं वहाँ पर। अच्छा, अब आप हमारे साथ हैं तो ये भी बता दें कि एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्चों का गायब होना, अगवा होना, मतलब इतने ज़्यादा एक साथ ही हो रहे हैं, तो इनके पीछे कोई ग्रुप है, कोई नेटवर्क है, तो क्या ऐसे कोई शवाहिद मिले हैं? क्योंकि ये तो ऊपर नीचे की चीज़ें हैं और कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और ख़ासतौर पे ये लेटेस्ट जो 2 बच्चे हैं ये तो गायब ही हो गए, मिल ही नहीं रहे। ऐसा मेरे सामने ऐसे कोई अभी तक नहीं आया है। जो आप सुनी सुनाई बात करते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया था कि कोई अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे कोई बंदा है जो बच्चे खरीदता है, उस पर भी बड़ा डिकॉय लगाया गया, बड़ा उसको हमने सर्च कराया, कोरंगी पुलिस भी उसको सर्च कराती रही, इस नाम का बंदा, कोई शक्ल का बंदा, वो हमने पूरा सर्च कराया। अब ये वो बातें हैं जो सुनी सुनाई है, मगर हम तो सुनी सुनाई पे भी काम कर रहे हैं ना। अब आप इसी बच्चों के मामले में आप ले लें अगर, तो हमें अगर कोई ये भी कहता है ना कि इन दोनों बच्चों को मैंने बिल्कुल नदी के किनारे पे मैंने इनको देखा था, ये खेल रहे थे, उस पर भी हमने 3 दिन पहले अगेन हमने फिर पूरा सर्च ऑपरेशन किया। वो वहां पर एक दलदल है, उसको हमने पूरा पानी को उसको मशीनरीज मंगवा के सक करवाया, उसमें तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं हम। मतलब ये वो सारी एक्सपेक्टेशन है जो आप कहते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, जो भी। तो मैं ये समझता हूँ जितनी मेरा एक्सपीरियंस कह लें या जितनी अकल कह लें, या हमने जो लोगों से शेयरिंग की, ऑफिसर्स के साथ शेयरिंग करते हैं, अब तक कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है कि जो हमने नहीं की हो। सर, जिन कुत्तों की बात की जा रही है वो हैदराबाद से मंगवाए गए, फिर सेफ सिटी आपने कहा कि कैमराज नहीं थे, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, आप शायद अगर होता तो फिर मदद मिल सकती। फॉरेंसिक लैब भी आपको पता है करीब नहीं है। सो क्या इस तरह की चीज़ें आप लोगों की तफ्तीश के लिए इंटेग्रल होती हैं? अगर आपको इन तमाम चीज़ों से सहूलत मिल रही होती या इवन सेफ सिटी के कैमरास की फुटेज ही होती, तो आपको लगता है कि आप कोई भी केस और ये भी ज़रा बेहतर और जल्दी सॉल्व कर पाते? देखिए, पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही नेसेसरी होती हैं। अगर आप दुबई की मिसाल ले लें तो वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो सारे अपना दुबई को या अब यूएई को आप ले लें तो वो उसको चला रहे हैं। अभी हम भी इंशाल्लाह उसी तरफ ही जा रहे हैं, जैसे आपके सेफ सिटी कैमरास वगैरह जो लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी उसी तरह से ही सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे होंगे और उसी से यूजेज से सारी चीज़ें चल रही होंगी। मगर ये बहुत नेसेसरी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंटेग्रल तो होता है। बहुत शुक्रिया आपने आपका। सही कहा है आरिफ अजीज साहब। वैसे सिटी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। भाई टेक्नोलॉजी को मतलब फुल ऑन अब ले आए और जो प्लान्स है ना उनको भी अब कंप्लीशन पे आप कर दें, बिकॉज जो हालात हैं हमारे देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे गायब कहाँ हो गए हैं। और यहाँ अगर कोई कैमरास वगैरह कुछ होते, कोई काम कर रहे होते हैं, अगर लगे भी हुए हैं, क्योंकि हमें अक्सर ये भी बताया जाता है ना कि जी लगे तो हुए हैं बट दे आर नीड टू बी इन वर्किंग कंडीशन, दे नीड टू डू द जॉब दे आर पुट अप देयर फॉर, तो फिर कोई बात चले, वरना हम बाकी दुनिया से क्या अपना मुकाबला करें। मतलब आए रोज़ हमें तो फिर इस किस्म की खबरें आएंगी। आई एम जस्ट थिंकिंग कि जिसका मतलब उनके माँ बाप का क्या हाल होगा उन 2 बच्चों का जिनका कुछ पता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं, कहाँ गए। एंड वी डोंट वांट टू स्टे अ लॉट बिकॉज वी आर होपिंग कि वो रिकवर हो जाएं किसी तरीके से, लेकिन जितने फिर दिन गुजर जाते हैं, अब तुम हफ्तों हो चुके हैं। और आपको पता है हम सुबह मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया हुआ था, वन ऑफ द व्यूअर्स, पीपल आर स्टिल डिस्टर्ब्ड अबाउट सारिम्स केस। यस, कि वो तो उसको तो चलो मिल गया, पता भी चल गया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है। अब लोग उसका क्लोजर चाहते हैं कि पता तो लगे कि किसने किया। अच्छा, दूसरी चीज ये जो 2 बच्चों की हम अभी बात कर रहे हैं, गार्डन से जो उठे हैं, वो घर के बाहर खेल रहे थे। वी डू नॉट लिव इन अ वर्ल्ड
जहां आप अपने इतने छोटे बच्चों को मैं तो कहती हूँ किसी भी उम्र के, लेकिन इतने छोटे बच्चों को आप अकेले विदाउट सर्वेलेंस घर के बाहर छोड़ दें, या तो आप खुद बैठे हो ना सामने, और जब झूले बच्चे वगैरह ले रहे होते हैं, गार्डन में बैठे होते हैं, कहीं पार्क वगैरह में, तो दैट्स अनदर स्टोरी, बट टू लेट देम गो, और फिर आप घंटा अपने किचन में लगे हो और आपको पता है कि ठीक है बच्चे किस दुनिया में रह रहे हो। सो ये भी एक चीज है भाई। ग्रैमीज हो गए ग्रैमीज, और फातिहीन का ऐलान भी हो गया। बिल्कुल ऐलान हुआ। अच्छा जल्दी से हम स्टार्ट हो जाते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बियोंसे को, और एल्बम है उनकी काउबॉय कार्टर, और ये कहा जा रहा है दिस द फर्स्ट टाइम एक ब्लैक आर्टिस्ट को कंट्री म्यूजिक के लिए ग्रैमी मिला है, तो दैट्स अ वेरी बिग। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है केंड्रिक लमार के गाने नॉट लाइक अस को। अच्छा बाय द वे केंड्रिक लमार को 3 अवार्ड्स मिले हैं, और भी बड़े अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन वो हम बाद में आपको बता देंगे। साथ ही रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी बाय द वे, जैसे मैं कहता हूँ क्या हुआ ही है, इंसानी स्मगलिंग, भिखारी माफिया के साथ साथ मुफ्त उम्रा कराने के नाम से मनशियात फरोश गिरोह भी मुतहर्रिक है। 23 दिसंबर को लाहौर से जद्दा जाने वाले मुसाफिर के बैग का टैग मनशियात फरोश गैंग ने अमले की मिली भगत से तब्दील किया। मुसाफिर के बैग में आइस रख दी गई थी और एक और बैग था, बेसिकली उसका था ही नहीं। टैग बदला, बैग बदला। मुफ्त उम्रा कराने के चक्कर में खानदान सऊदी अरब में पहुंचा और पकड़ा गया, फंस गया। तमाम शवाहिद मिलने पर हुकूमत की दरखास्त पर सऊदी हुक्काम ने इन्हें बेगुनाह करार दिया। इनको केस खत्म हुआ और ये बाइज्जत बरी हुए। जस्ट इमेजिन द ऑर्डियल दे वेंट थ्रू। खानदान के 5 अफराद जो हैं वो वतन वापस पहुंच गए हैं, और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम मुफ्त उम्रा कराने वालों से होशियार रहे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि जी हम मतलब मुफ्त आप कोई अपना रिश्तेदार हो, और उसमें भी आप ये नहीं कहते जी मुफ्त, आप कहते हैं कि बस हम आपको उम्रा करा देते हैं। बट ये तो एक पूरी एक स्कीम लग रही है, और पूरा का पूरा खानदान ही। वैसे हाउ गलेबल कैन यू बी कि पूरे खानदान को कहा जाए कि जी हम आपको उम्रा कराएंगे, और उनको ये ना पता हो कि क्यों। कोई ना कोई कनेक्शन इसी तरह का बनाया होगा, कोई ना कोई कनेक्शन बनाया होगा कि ये आपकी कुरानदाजी में इनाम निकला है, कुछ ना कुछ जरूर बनाया होगा, ऐसे हुआ नहीं होगा। वफाकी वजीर दाखिला इस खानदान के घर पहुंचे और उसके बाद गुफ्तगू जो उन्होंने की ये भी सुनिए। प्लीज लोगों को कह रहा हूँ कि जो मुफ्त में उम्रा कराते हैं या आपको मुफ्त में ट्रिप पे भेजते हैं, खुदारा वो देख के कि हमारा एक साथ बैग ले जाएं। एक श्रीलंका में खातून है, हमारी बूढ़ी खातून है, और वो उन्होंने कहा हम आपको उम्रे पे लेके जा रहे हैं। मुझे अभी जब मैं लास्ट टाइम श्रीलंका में था तो उन्होंने बताया, उसको उन्होंने एक बैग दे दिया और वो वहाँ पे गई है उम्रा करने, लेकिन वो पहुँची श्रीलंका, उसको क्या पता था बेचारी को कि क्या है क्या नहीं, और वहाँ पे वो पकड़ी गई। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत केसेज हैं, हम उनको मिल के इंशाल्लाह ताला उनको लोगों को वापस। जब आपको पता ही नहीं है कि लिटरली आप कौन से जहाज में कहाँ जा रहे हैं, तो आप जा कैसे रहे हैं? इतना ट्रस्ट कि जिसने मुझे टिकट दिया वो मुझे सही जगह, मतलब इस दुनिया में इतना ट्रस्ट। आज़म मलिक है हमारे साथ मौजूद। आज़म, मतलब लिटरली एक दफ़ा इस केस में कोई पकड़ा जाए तो बड़ी सिवियर सजाएं हैं। इस तरह से केस का ख़त्म हो जाना, किस तरह ट्रैक हुआ, ट्रेस हुआ मामला, आइडेंटिफाई कैसे हुआ? क्योंकि इन मामलात में तो लिटरली खुदा न खास्ता कोई और भी फंस जाए तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतना खौफनाक इंसिडेंट है जो तकरीबन 23 दिसंबर को पेश आया। फरहाना अकरम, जकिया बेगम, हारून अली, अजीज अहमद और फौजिया, ये सऊदी एयरलाइंस एक प्रवास से 23 दिसंबर को रवाना होते हैं लाहौर एयरपोर्ट से उम्रा के लिए जद्दा के लिए। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, उसको इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन के ऊपर ANF हुकाम ने जहाज से ऑफलोड किया, लेकिन उसके बैग के अंदर ड्रग्स नहीं थी। शक ये था कि इसके अंदर ड्रग्स है, लेकिन वो ड्रग्स मिली नहीं। जब ANF हुकाम ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि जी मेरे पास तो ड्रग्स नहीं है। जब उसका बैग देखा गया तो ड्रग्स नहीं थी, जबकि इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी पक्की थी। होता ये है अब्दुल्ला कि एक उबैद नामी पोर्टर है जो ये टैग तब्दील करता था, जो गैरी दनाता, जो सऊदी एयरलाइंस के लिए काम करता है। जैसे आपको पता है अगर आपने लंदन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं तो बहुत सी एयरलाइनों के लिए काम
जेरीज है, ये सऊदी इसके लिए काम करता है। जेरी दनाता इसको बोलते हैं, डी से जेरी दनाता। अच्छा, उबैद को गिरफ्तार किया गया तो उबैद ने बताया कि आसफ और काशिफ को गिरफ्तार किया। मैंने एक वो तस्वीरें भी 9 लोगों की भेजी हैं। तो जो ANF हुकाम थे उन्होंने जब ये 5 लोग जाहिर है सऊदी अरब में, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। इन्होंने किया कि अब्दुल्ला, टेक्निकल पॉइंट में आपको बताता हूँ, जरा 2 मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा, आप इस इशू को समझिएगा। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी सारे जो इस वक्त जियो के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जियो पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त इशू उठाया है, वो भी इसको समझें कि होता क्या है एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट के ऊपर जब आप जाते हैं अपना लगेज लेकर, तो यूजुअली आप अपना लगेज जमा करवा देते हैं, और वो लगेज जो है जब आप अगले एयरपोर्ट पे जाते हैं, सऊदी या लंदन या किसी भी जगह पे, तो आप यूजुअली आप किस तरह से करते हैं? आप मुझे बताएं कि आप अपना जो लगेज है वो कैसे पहचानते हैं? आप टैग नहीं देखते, आप सिर्फ लगेज का कलर देखते हैं, शक्ल से पहचानते हैं कि जी मेरा कलर ब्लैक कलर का था, ऊपर आपने नाम लिख दिया, या मैंने लिख दिया जी आजम मेरा नाम है। तो मैं आज इस इंसिडेंट के बाद जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद मैं बड़ा इसके ऊपर कॉन्शियस हुआ हूं कि हम अपने बैग को कलर से पहचानते हैं। वो जो उसके ऊपर वो टैग लगा होता है या उसके ऊपर टैग लगा उसको तो अमला देखता है, उसको अमला इन्होंने क्या किया है कि ये जो 9 लोग थे जिनके अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो उबैद नामी पोर्टर था, ये लोग आपके बैग का टैग तब्दील कर देते हैं। जिसमें ड्रग्स है वो टैग आपके नाम के ऊपर लगा देते हैं, और दूसरा टैग कहीं चला। आप अपना बैग देखा और आप चले गए, आपके बैग के अंदर ड्रग्स डाल दी गई हैं और आपको तो पता ही नहीं है। और ये काम करता है एयरपोर्ट के अंदर जो सिग्रीगेशन एरिया है, वहां पर जो लोग होते हैं ये वो काम करते हैं। जब उबैद को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि हमने इन 5 लोगों के जो टैग थे वो तब्दील कर दिए, और इनके अंदर 2 किलो जो आइस थी वो डाल दी। अब जब आइस रही, वहां पे सऊदी एयरलाइंस ने उनको पकड़ लिया। आपको पता है सऊदीया में तो इसकी सजा जो है वो मौत है। तो इसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इसके ऊपर हरकत में आए। लाहौर के जो ANF के हुकाम हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई की, और वो जो एयरपोर्ट के अंदर जो CCTV कैमरास थे उन कैमरास को उसकी CCTV वीडियोस निकाली, और उसके बाद सऊदी हुकाम से राब्ता किया। और ये एक पूरी चेन है अब्दुल्ला 9 लोगों की जो ये काम करते हैं। देखिए आज़म, इसमें तो सबसे बड़ा क्लू तो यही हो गया होगा कि टैग चलो हुकाम ने चेंज कर दिए एयरपोर्ट के, लेकिन इन लोगों के पास जो दूसरा पार्ट ऑफ द टैग होगा वो तो ओरिजिनली होगा ना, तो उनके टैग्स तो कभी मैच ही नहीं कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, टैग तो कभी मैच ही नहीं कर रहे होंगे। तो उसके बाद फिर ये होगा कि या तो खुशकिस्मती से वो लोग जो टैग तब्दील हुए हैं, या तो वो ये लोग हैंडलर वहां पे जाएंगे और उनसे ड्रग्स किसी भी तरीके से कर लेंगे, जी हमारा बैग चेंज हुआ है, जी हमारे बैग की कोई चीज रहेगी, या तो वो ले लेंगे, और या फिर वो क्या करेंगे, वो अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर उनके रहमो करम पे है। तो फिर ये सऊदी हुकाम को कई दिन लगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाती हैसियत में उनसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करके उनको कहा कि ये 5 लोग बेगुनाह है। अगर आप इनकी कल गुज़श्ता रोज हम इनके घर गए थे तो ये बेचारे इतने ज़ईफ थे, इनमें से 3 लोग तो चलने फिरने से भी कासर थे, और वो कैसे ड्रग्स लेके जा सकते थे। शेख वकास नामी मुफ्त उम्रे पे गए थे, या ये लोग अपने पैसों पे उम्रे के लिए जा रहे थे और ये किसी और ने बस ये शरारत मतलब इनके साथ? नहीं अब्दुल्ला, ये अपने पैसों पे जा रहे थे, ये मुफ्त नहीं जा रहे थे। गुज़श्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसके ऊपर भी रोशनी डाली कि आप लोग फ्री के उम्रा पे ना जाएं। एक और केस भी है अब्दुल्ला, श्रीलंका के अंदर भी एक शख्स को इसी तरह से उम्रा का झांसा देकर के आप उम्रे को लेके जा रहे हैं, आपको उम्रा करवाने के लिए, और उनको श्रीलंका छोड़ दिया, और उसके पास से भी ड्रग्स बरामद हुई, और इस वक्त श्रीलंकन हुकाम के जो है ना वो उसे पकड़ा हुआ है। शेख वकास नामी मरकजी मुलजम है, जिससे 12 kg जो है आइस जो है गिरफ्तार बरामद हुई है। अब फिर उसके बाद जाके सऊदी हुकूमत को आगाह किया गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुई। ANF लाहौर, मैं समझता हूं कि उनको ये क्रेडिट देना बनता है। ANF लाहौर के जो लोग हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, ब्रिगेडियर सिकंदर, वो कर्नल शौकत, और इस तरह से जो दीगर स्टाफ है, कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उन लोगों ने इसके ऊपर तकरीबन 1 महीना इतनी सख्त मेहनत की, और इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर बनाया, और लोगों से ये रिक्वेस्ट की। और अब एयरपोर्ट के अंदर एक नई वजारत दाखिला एयरपोर्ट्स के अंदर एक नई जो है वो CCTVs और कैमरास नस्ब करने जा रही है, ताकि जहां पर ये टैग्स तब्दील होते हैं, सेग्रीगेशन एरिया है, जहां पर आपने तो बैग दिया और आप चले गए, आपको क्या पता वो कहां से होते हुए उसने जहाज के अंदर उस लगेज ने जाना है। तो उन एरियाज की जो है चेकिंग के लिए स्पेशल जो है वहां पर लोग डिप्लॉय किए जाएंगे। आज़म, थैंक यू।
ये जो जाहिर है इन एरियाज की आई एम श्योर वी एज्यूम के होती होगी, क्योंकि हमारे बचपन में लिटरली कहानियां होती थी रिश्तेदारों के हमारे अपने लगेज में से सामान गायब हुआ है। हाँ, बहुत बार हुआ है। लेकिन एक बात है, वाकई आप जब बैग अपना दे देते हैं, जब चेक इन कर देते हैं, तो उसके बाद आपको नहीं पता होता, वो आपको फिर मिलता है घंटों बाद जब आप पहुंचते हैं। और ये बेचारी इस फैमिली के साथ तो मैं सिंपैथाइज ही करूंगी, क्योंकि ये तो खुद पे करके जा रहे थे। और ये कोई मुफ्त उम्रा पैकेज नहीं था इनका, ये तो खुद पे करके अपने पैसों से जैसे खानदान जाते हैं उम्रा करने जा रहे थे, और इनके बैग में ये ड्रग्स डाल दिए गए, स्लिप की गई। लेकिन देखिए, सोचता तो है ना इंसान के, बड़ा क्लियर कट उनको पता चल गया होगा कि इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनके पास टैग्स डिफरेंट थे और इनके बैग्स के टैग्स जो थे वो डिफरेंट थे। तो वहां ही एकदम से ये तो समझ आ ही गई होगी कि ओके फाइन, क्लियरली दे आर नॉट एज इन्वॉल्व एज यू माइट थिंक कि अपने ही बैग में कौन ड्रग्स लेके जाएगा वैसे तो, लेकिन ऑब्वियसली लोग लेके जाते हैं। लेकिन फ्री उम्रे वाली बात, ये स्कीम कैंसिल हो जानी चाहिए। अच्छा जी, पोलियो मुहिम दोबारा शुरू हो गई है। सिंध में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से हो रहा है। 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाने का हदफ मुकर्रर है। तर्जुमान इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। पोलियो रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए 21,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी क्या हो रहा है? बिल्कुल, केपी में भी रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से हो रहा है। पूरे मुल्क में एक साथ ही हो रहा है बेसिकली, और केपी में 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 73 केसेस रिपोर्ट हो गए थे। एवरी टाइम वी रिपोर्ट एक पढ़ चुका होता है, तो 73 केसेस, और 22 केसेस का ताल्लुक सिंध से था। या अच्छा जी, ये सुने जरा, अब आगे चलें। अब पता नहीं ये शरारत है या कोई जहनी बीमारी है या कोई नफसियाती मसला है। लाहौर में जल्लो पार्क में एक मुलाजिम ने जानबूझकर शेर का पिंजरा खोल दिया जी। और ये बाज लोग, आपको पता है ये जो प्राइवेट जूज होते हैं ना, उसमें भी लोग जाएं और जरा ज्यादा दोस्त मिलके जाएं तो ओवर पने में या फिर शरारत समझ के, मजाक समझ के शेर का पिंजरा तो बड़ी खौफनाक जी हरकत हुई है। और उस वक्त हुई है जब बहुत सारे लोग जो थे वो पार्क में मौजूद थे, और शेर को खोलकर पार्क में मौजूद दीगर मुलाजमीन की दौड़ें लग गई। और फिर महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके शेर को बेहोश करके वापस पिंजरे में मुंतकिल कर दिया, और बाद में उसको लाने वाला इंजेक्शन है वो भी लगा दिया गया। लेकिन मुलाजिम जो था ना, उसको हिरासत में ले लिया। बट अब ये मजाक था या क्या था? डायरेक्टर जनरल महकमा वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो प्लीज ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब क्या वजह सामने आई है, इस शख्स ने क्या बताया, क्यों किया, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई? देखिए, जल्लो पार्क के अंदर हमारे पास केजेस हैं जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, और ये एनिमल्स कुछ शिफ्ट जू से हमने किए हुए थे चिड़ियाघर से, जब चिड़ियाघर की रेनोवेशन चल रही थी उसको जल्लो पार्क के अंदर। तो उसके अंदर सफाई का अमल होता है। तो सुबह के टाइम जो कीपर है जब वहां पर गया, उसने इसको सफाई के लिए काम स्टार्ट किया, तो उसने ये बेसिक नेग्लिजेंस हुई, और अभी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल कर रहे हैं कि ये ऑब्वियसली इट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। वो दरवाजा उसने खुला छोड़ दिया, और वो जो टाइगर है, जो व्हाइट टाइगर है, वो बाहर आ गया। तो वो एरिया ऐसा है कि जल्लो पार्क बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर उस जगह पर लोग नहीं थे। ये आप कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस हुई है, लेकिन ये जो यहाँ शख्स जो काम कर रहा था उसने खुद खुला छोड़ा, जहनी हालत क्या है इस शख्स की? और क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि कैसे कोई ये कर सकता है, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अब मसला ये है कि ये जो शख्स है इसका कोई हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड भी है। जो अभी हमने उसको डिटेल चेक की तो ऑलरेडी इस तरह के कुछ केसेस में ये मौजूद है। फॉर एग्जांपल कुछ चोरी के केसेस में इसके कोई इश्यूज हैं वहाँ पर ऑफिसर्स के साथ भी। सो लेकिन डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होएगी तब ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसने क्यों ऐसी हरकत की, और ये इंटेंशनल थी अनइंटेंशनल थी। एट द फेस ऑफ तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, बट इन्वेस्टिगेशन में होगी, पता चलेगा कि एक्चुअल वाकया क्या हुआ। लेकिन हमने FIR इसके खिलाफ करवा दी है, इसको अरेस्ट भी कर लिया है। बाकी पुलिस इंशाल्लाह इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और हम इस केस को मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। FIR तो करा दी है,
लोगों की जान को तो खतरा लाहक हुआ ही, लेकिन एट द सेम टाइम शेर की अपनी जान को भी खतरा लाहक हुआ, बिकॉज ही ऑल्सो हैड टू गो थ्रू अ प्रोसेस। बेहोश किया, फिर बेहोशी से वापस लाने की दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, तो शेर की हालत कैसी है अब, वो ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि अगर दुनिया में लायन या टाइगर या इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये बाहर आ जाएं तो उनको पकड़ने का तरीका होता है, उनको स्ट्रेस नहीं देना होता। तो अगर स्ट्रेस दें तो ये पैनिक भी कर जाते हैं, यूजली इनकी मौत भी समटाइम वाक़ हो जाती है। सो स्ट्रेस दिए बगैर इसको इंजेक्शन दिया गया और गन के जरिए, उसके बाद सिडेट करके इसको जाल के जरिए पकड़ के वापस लाया गया। तो इंटरनेशनल जो एसओपी था उसी के तहत ये तमाम कार्रवाई की गई। हमारी जो टीम है, रेस्क्यू टीम्स, पिछले 5-6 महीने में हमने बहुत सी कार्रवाई की है, स्पेशली सीनियर मिनिस्टर के जो अहकामात उनके तहत ये की गई हैं। तकरीबन 13,000 के करीब बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो हमने रेस्क्यू की हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर, प्राइवेटली भी और ऑब्वियसली पब्लिकली भी। सो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हमने ऑलरेडी की, हमारी टीम अब ट्रेन हो चुकी है। आगे बहुत बड़ा एक रेस्क्यू सेंटर्स भी बनने जा रहे हैं, 3 रेस्क्यू सेंटर्स, और पूरी फोर्स भी क्रिएट हो रही है, ताकि ये पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास कोई रेस्क्यू फोर्स नहीं थी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इटसेल्फ एक पूरे रिफॉर्मेटिव फेज के अंदर है। लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, रेस्क्यू टीम थी वहां पर मौजूद, उसने बर वक्त कार्रवाई की और इस शेर को साइड पे करके जाल के जरिए पकड़ के वापस केज में कर दिया। अभी बिल्कुल नॉर्मल हालत है उसकी, वो एंटीसिडेशन दी गई थी, वो बिल्कुल ठीक अभी है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमसे बात करने का। एक और सवाल वैसे तो ये भी बनता है कि अभी तक हम मतलब केजेस में हमने ये जानवर रखे हुए हैं, वो जू कॉन्सेप्ट जो है, बेशक चलो ये जल्लो पार्क का ही था, लेकिन क्यों अब इनको कहीं इनकी जहाँ ये रहते हैं, जहाँ जो इनका हैबिटेट है वहाँ भेज देना चाहिए? क्या ख्याल है, मतलब कब तक बंद करके रखेंगे? शायद वो जल्लो पार्क को अपना हैबिटेट नहीं समझ रहा था, तो सफारी वाला निज़ाम बेहतर होता है। सर्टनली लाहौर वैसे सफारी पार्क इसको, और ये मुझे ये वाइट टाइगर बड़ा खूबसूरत है और हेल्दी भी लग रहा था। वेरी नाइस। कल मिलेंगे।